हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब क्या होता है? विकृतीकरण का मतलब होता है कि प्रोटीन का बिगड़ जाना, उसकी संरचना का बिगड़ने को हम लोग कह सकते हैं विकृतीकरण। तो प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि जो प्रोटीन की कुंडलित संरचना होती है, जो घुमावदार संरचना होती है, वो खुल जाती है। ओके, और जो प्राथमिक संरचना होती है वही केवल बच जाती है। मतलब कि जो चतुर्थ संरचना है, तृतीयक है, द्वितीयक है, वो संरचना नष्ट हो जाती है और केवल प्राथमिक संरचना ही बच जाती है। तो इसी को बोला जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्यारे बच्चों, ये पेपर में पूछा जाता है तो इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। उदाहरण के लिए है कि जैसे अंडे की सफ़ेदी का विकृतीकरण के कारण स्कंदन हो जाता है। जैसे आप प्रोटीन जो अंडे के अंदर होता है ना, एल्बुमिन, अगर हम अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है उसमें होता ये है कि उबालने के बाद उस पर आप देखते होंगे पूरा सफ़ेद कलर का उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो सफ़ेद ही आ रहा है अंडे के अंदर, वो किस वजह से आ रहा है? प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। उसकी वजह से ही स्कंदन हो रहा है। जितनी प्राथमिक संरचनाएं हैं वो स्कंदित हो जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं और अंडे का सफ़ेदी निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे लिख भी लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन तो इंग्लिश शब्द विटामिन ही होता है। इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक वाइटल और एक एमीन। यानी पहले ये माना जाता था कि विटामिन एक महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो एमीन से बने होते हैं, और वाइटल मतलब भी होता है अति आवश्यक एमीन, ठीक है ना। लेकिन विटामिन में अब सिर्फ एमीन ही नहीं, विटामिन में अब बहुत प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको उनके संरचना को अध्ययन नहीं करना है, हमको तो बस विटामिन के नाम और विटामिन किस में क्या पाया जाता है और इसकी कमी से क्या बीमारी होती है ये जानना है। तो ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। एक है वसा में विलेय। वसा में विलेय का मतलब जो फैट होता है, चर्बी होता है, उसमें जो विटामिन घुल सकती है, उन विटामिन का नाम क्या है? तो ए, डी, ई और के, ये ऐसे विटामिन है जो तेल में भी घुल सकते हैं। वहीं जल में विलेय विटामिन कौन कौन है? विटामिन सी और विटामिन B12। तो याद रखिए, जो जल में विलेय विटामिन है इसकी आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है, क्योंकि हम अगर इन विटामिन्स को लेते हैं, ठीक है, तो ये मूत्र विसर्जन के द्वारा ये बाहर हो भी सकते हैं शरीर से, इसलिए हमको इनका नियमित सेवन करना आवश्यक होता है। वहीं वसा में विलेय विटामिन जो हैं, ये तो हमारे शरीर के पेट के चर्बी में या जहाँ जहाँ वसा हम लोग के शरीर में होता है वहाँ ये घुल जाते हैं। तो ये तो आप डेली नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये जो विटामिन है इनका नियमित लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल का पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना है। एनसीईआरटी बुक में आपको विटामिन्स के चार्ट दिए हैं। ये विटामिन्स के चार्ट कि कौन विटामिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए अगर आपको लेना है तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मछली के तेल, गाजर, मक्खन, दूध, खमीर, हरी सब्जियां और दालों से पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी का नाम है उसका नाम है जीराप्थेल्मिया, जो आँखों के कार्निया के कठोरीकरण का काम होता है। रात्रि अंधता, रात में कम दिखाई देता है, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से। उसी तरह सारे विटामिन जो दिए हैं इनका नाम भी दिया है। जैसे विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? थायमीन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। ये उनके स्रोत हैं और ये उनका उनसे होने वाले रोग हैं। तो आप इस चार्ट को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये पेज नंबर किस में है? तो पेज नंबर 434 पर मौजूद है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के
नाभिक में क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ होता है? कोशिका के नाभिक में क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, डीएनए और आरएनए में, ठीक है ना। डीएनए किसको बोला जाता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ओके। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ए फॉर एसिड होता है, तो हिंदी में अम्ल लिखा है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है? ये जीवों में आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण का कारण यही होते हैं। मतलब जीवों में जो भी आनुवांशिक गुण जाते हैं माता पिता से संतानों में, वो इसका कारण क्या है? न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा संरचना पढ़ लेते हैं। ये है राइबोस की संरचना, चूँकि आपने नाम में देखा इसमें राइबोस है, तो इसलिए राइबोस की संरचना और डीऑक्सी राइबोस की संरचना को जानना आवश्यक है, ठीक है। तो राइबोस की संरचना में देखिए कितने कार्बन टोटल रिंग में है? तो 1 2 3 4 और एक ऊपर हो गया 5 कार्बन का ये यौगिक है। इसमें आप देखिए पहले कार्बन पे OH फिर HOH और फिर CH2OH और फिर H होता है, ठीक है। ये तो राइबोस की संरचना है। डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना सेकेंड कार्बन पे, ये गायब रहता है। देख सकते हैं आप कि OH है, लेकिन यहाँ H के बाद OH होना चाहिए, लेकिन बस O नहीं है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी मतलब इसमें एक ऑक्सीजन नहीं है और इसमें ये ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल को अगर अध्ययन करना है तो इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? राइबोस शर्करा होता है, न्यूक्लिक अम्ल में क्षारक होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल में एक फास्फेट आयन होता है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राइबोस शर्करा, क्षारक और फास्फेट। मतलब डीएनए आरएनए जो भी हैं ये इन्हीं 3 चीज़ से मिलकर बने हैं। तो राइबोस के बारे में तो जान गए, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। लेकिन अब क्षारक क्या होते हैं? तो क्षारक मतलब जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए में कौन क्षारीय पदार्थ होते हैं, इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, AGC और T। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन मौजूद होता है। वहीं आरएनए में क्या क्या होता है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए आरएनए में बस यही अंतर है कि इसमें थाइमिन है और इसमें यूरेसिल है। बाकी जो 3 कंपाउंड हैं ऊपर और नीचे वही तो कॉमन है, ठीक है ना। चलिए अब संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संरचना में क्या होता है? तो देखिए ये राइबोस शर्करा है, ये क्षारक है और इसके साथ जुड़ा होता है फास्फेट PO4, P ये 4 O। तो फास्फेट का काम क्या होता है? फास्फेट का काम होता है शर्करा क्षारक को दूसरे शर्करा क्षारक से जोड़ने का काम ये करता है। जैसे ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, तो इन दोनों के बीच जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये फास्फेट कर रहा है, ठीक है ना। तो चूँकि फास्फेट के जरिए ही ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। याद रखिएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। डीएनए की जो संरचना होती है वो उसमें 2 रज्जु होते हैं, मतलब 2 कुंडली आपस में लिपटी होती है। वहीं आरएनए में जो संरचना होती है वो 1 रज्जु की होती है। तो ये बहुविकल्पी में पूछता है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख दिया है। आरएनए जो होता है 3 भाग में पाया जाता है, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA मतलब मैसेंजर, R फॉर रिस्पॉन्ड और T फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब आरएनए का काम क्या होता है कि कोई भी सूचना है ये इसको पहुंचाता है, और जो सूचना आती है उस पर रिस्पॉन्ड देता है, मतलब उत्तर देता है, और जो सूचना आई है उसका ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, प्रत्युत्तर भी देने का कार्य करता है। तो जो भी सूचना आई उसको ये क्या करता है? ग्रहण करता है, उसका उत्तर देता है और उस उत्तर को क्या करता है? पहुंचाने का कार्य आरएनए करता है, ठीक है ना। चलिए अब बुक में आते हैं। बुक में भी हम डीएनए की संरचना को देख सकते हैं। देखिए बुक में आपके ये वैज्ञानिक है जेम्स डेवे वाटसन, इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए की ऊपर अध्ययन किया था, ठीक है। तो इनका नाम और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
चलिए, डीएनए की संरचना जो है सबसे अच्छा ये दिया है, ये पूरी कुंडली घिरी हुई है, ठीक है ना। ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना है। इसमें आप देखिए AGCT सब बना है। इसमें यूरेसिल नहीं होता है, इसलिए किसी का भी अक्षर में यू आपको नहीं दिखाई देगा। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। तो इस संरचना को बस आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, विदेशी दो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भौतिक चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्होंने डीएनए के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने डीएनए के अंदर आनुवांशिक कोड पता लगाया था, ठीक है। चलिए, डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए बहुत सारे कामों में मदद करता है। प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में मदद करता है। पैतृकता को निर्धारित करने में इसका प्रयोग होता है। दुर्घटना में कोई मृतक शरीर की पहचान के लिए भी उनके बच्चों या गार्जियन से तुलना करके उनका पहचान किया जाता है। और जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान में भी होता है। तो ये इनका डीएनए का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर लगभग समाप्त होता है। इस चैप्टर में एक चीज़ और बच रहा है, हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन्स ज़्यादा नहीं दिया होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जल में विलय विटामिन है। जो जल में विलय विटामिन है वो मूत्र विसर्जन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। यदि डीएनए के थायमीन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया जाए तो कौन से उत्पाद बनेंगे? थायमीन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करते हैं, मतलब जो डीएनए का अगर आप जल अपघटन करते हैं तो जो क्षारीय पदार्थ होते हैं ना, तो जल अपघटन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये 14.7, 14.8 और ये जो हैं NCERT का ये जो प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। इन प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आप हमसे पूछ सकते हैं। YouTube चैनल के ज़रिए देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।